न्याय होना चाहिए, मगर इकबाल को 50 लाख रुपए, मगर घनश्याम जी को एक चवन्नी भी नहीं, ऐसा क्यों? घनश्याम का जुर्म क्या है? घनश्याम जी का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो ललाट पर चंदन लगाते हैं और अपने मस्तिष्क पर सिंदूर लगाते हैं या चोटी रखते हैं। सिर्फ इतना ही उनका दोष है कि चंदन लगाना दोष है, तो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, और आगजनी होगी तो मुआवजा मिलेगा। जयपुर, जोधपुर, करौली, छाबड़ा, बारा, इन सब में पीएफआई के कारण जो दंगे हुए, मैं आज राजस्थान के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं सुदूर उड़ीसा का निवासी, मगर वहां बैठकर मुझे बाइनोकुलर या टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है। मैं वहां बैठकर भी कह सकता हूं, अगर समय से नहीं जगे तो केरल के अंदर पीएफआई ने जो हश्र किया है, कर्नाटक के अंदर पीएफआई कांग्रेस के समय जिस प्रकार से पैर पसार रही है, यही कांग्रेस जो पीएफआई की जननी है, जो पीएफआई की समर्थक है, साथ में चुनाव लड़ा है जिन लोगों ने कर्नाटक में, इस पीएफआई को राजस्थान में फैलने और यहां पर प्रचार करने का, यहां दुष्कर्म करने का, यहां पर दंगे करने की पूरी मौका कांग्रेस सरकार देगी। इसलिए संभल के रहिए, बच के रहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो करौली दंगे हुए थे, उनमें अभियुक्त मतलूफ और छबड़ा के आसिफ हसाड़ी ये किस प्रकार मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंच गए थे। आप सोच के देखिए जरा। ठीक उसी प्रकार टीवी में हम सबने देखा, मैं भी डिबेट में बैठा था, उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल तेली गर्दन रेत करके, शरीर शिहर उठता है, गर्दन रेत करके मार दिया गया। और हम आज इस पे डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, सोच नहीं रहे। आप सोच के देखिए, यही अगर कहीं और हुआ होता तो इसका अंजाम क्या होता। मगर आज जागरूक होने की आवश्यकता है, लोकतांत्रिक तरीके से जागरूक होने की आवश्यकता है। और कन्हैयालाल तेली जी के साथ जिस प्रकार से आतंकवादियों ने जो कुकृत्य किया है, उनका गला रेत करके मारा है, लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने की आवश्यकता है, बटन दबा करके। अगर इसके बाद भी हम कुछ ना कर सके तो धिक्कार है, हमारे जज्बे को धिक्कार है। कब जगेंगे? जब सब लुट जाएगा तब जगेंगे। ये सोचने की आवश्यकता है। और बार बार मैं कह रहा हूं, लोकतांत्रिक तरीके से जगने की आवश्यकता है। इस डिजिटल वर्ल्ड में उंगली में इतनी शक्ति है कि बटन दबाओ और परिवर्तन लाओ। बंधुगण, कृष्णा वाल्मीकि, अलवर के योगेश जाटव, हरीश जाटव, चिरंजीलाल सैनी, कभी कभी तो मुझे भी नाम पढ़ना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कागज में नाम लिखा हुआ है। झालावाड़ की कृष्णा वाल्मीकि में अगर आप लोगों से पूछूंगा, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, बता देंगे। मगर कई बार जब मैं किसी बस स्टॉप में खड़ा होता हूँ, किसी मित्र से बात कर रहा होता हूँ, कहीं होता हूँ और मैं पूछता हूँ, बताओ तो झालावाड़ में जिसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, उनका नाम क्या है? अरे यार कुछ तो था, याद नहीं आ रहा है। अखलाक का नाम हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे को याद है, मगर कृष्णा जाटव का नाम याद नहीं, कृष्णा वाल्मीकि का नाम याद नहीं है, योगेश जाटव का नाम याद नहीं है, हरीश जाटव का नाम याद नहीं है। मैं पूछता हूं क्यों? ये विस्मृति क्यों? अगर यही विस्मृति रहेगी तो याद रखिएगा, इतिहास बदलने में वक्त नहीं लगता और इतिहास बनने में भी वक्त नहीं लगता। इसलिए ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, सोच समझ करके लोकतांत्रिक तरीके से इसे मिटाना है। 15 दिन पहले रामगढ़ में ओम प्रकाश जाट को मार डाला, बेदर्दी से मार डाला। ओम प्रकाश जाट जी के नाम को मैं लिख के लाया, मुझे भी बताया गया, क्योंकि धन्यवाद है हम सबको, वो वाइब्रेशन ही नहीं। यही ओम प्रकाश जाट अगर अखलाक होता तो पूरे हिंदुस्तान से लेकर के यूनाइटेड नेशन तक में डिस्कशन हो रहा होता कि भारतवर्ष में एक डर का माहौल है,
और ओम प्रकाश जाट ही तो मरा है, कृष्णा वाल्मीकि ही तो मरी, क्या जा रहा है? कोई डर का माहौल नहीं है, क्योंकि हम सुप्त हैं, सही बटन दबाना नहीं जानते। कनकांचल और आदि बद्री, मैं तो खुद कृष्ण जी का भक्त हूँ। कनकांचल और आदि बद्री ऐसे पर्वत हैं जिनमें कृष्ण जी की लीलाएं हुई, जो कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर खनन होता था, वहां पर इलीगल माइनिंग होती थी। जब इस विषय को यहाँ की जनता ने, साधु संत ने प्रियंका वाड्रा जी तक पहुंचाया, और केवल प्रियंका वाड्रा नहीं, सीएम अशोक गहलोत जी तक पहुंचाया, नतीजा क्या रहा? सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ। और अंततोगत्वा संत विजय दास जी को आत्मदाह देना पड़ा। जिस राज्य में एक संत को आत्मदाह देना पड़ रहा है, उसके बाद भी यदि हम नहीं जगेंगे और लोकतांत्रिक रूप से सही बटन नहीं दबाएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूं, इतिहास बनने में कितना समय लगेगा? मित्रों, अलवर में 200 साल पुराना शिवलिंग, ड्रिलिंग मशीन, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली के अंदर, शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से तोड़ना, सारासार में राम दरबार बुलडोजर से ढहा दिया गया। और उसके बाद रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, हिंदू नववर्ष, इनके शोभा यात्राओं को परमिशन ना देना, पीएफआई का हिजाब पे जो शोभा यात्रा निकलना था उसको कोटा में अलाउ करना। मैं बार बार कह रहा हूं, सोच समझ के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा दिन ना आए, ऐसा दिन ना आए कि हमारी शोभा यात्राएं बंद हो जाए। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। हो रहे हैं कई राज्यों में ऐसा। ये तो धन्य है कि हमारे पास ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि अनुच्छेद 370 को डंके के चोट पर हटाया, वरना आप सोचिए आज जम्मू कश्मीर में क्या हश्र होने वाला था। तो मैं कहता हूं वो मौका आने ही मत दीजिए। दीपावली, होली सहित सभी हिंदू त्योहारों पर बिजली की कटौती होती है, ये मैं सुनने को पा रहा हूं। और जब दूसरे समुदाय का कोई किसी प्रकार का त्योहार होता है, हिदायत होती है बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया के अंदर कि जो बहनें परीक्षा देने आ रही हैं, हिंदू बहनों का तो मंगलसूत्र तक उतार करके उनका एग्जामिनेशन हो रहा है, और हमारी जो मुसलमान बहनें हैं उनका जो हिजाब है उसे तक छुआ नहीं। मैं नहीं कहता हूं सबका सम्मान करिए, मंगलसूत्र का भी सम्मान है, यह भी आपको मानना पड़ेगा। ये हिंदू द्वैम दर्जे का होगा, उसके साथ एक प्रकार का बर्ताव और दूसरे समुदाय के साथ दूसरे प्रकार का बर्ताव, ये नहीं चलेगा। और ये चल इसलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जगे नहीं। मैं तो भगवान राम से ही प्रार्थना करूंगा कि हे राम लल्ला, आप आ रहे हैं, हम जगेंगे। आप आ रहे हैं, हम उनको भगाएंगे जिन लोगों ने आपकी आस्था पर कुठाराघात किया था, आपकी आस्था पर चोट किया था। और आज मैं जगन्नाथ की पवित्र भूमि से हाथ जोड़ करके वीरों की भूमि से आह्वान करता हूं कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। यह वोट के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, यह आस्था का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आस्था को जीवित रखना है या आस्था को सुप्त कर देना है, यह राजस्थान की बुद्धिमान जनता सोचे और सोच समझ करके बटन दबावे। लोकतांत्रिक तरीके से आप सिद्ध करें कि राम हकीकत है या काल्पनिक। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बात्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अपने एक वोट की कीमत को पहचानें। आपका एक वोट अगर गलत पड़ता है तो आपको ओपीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि अगर आपका वोट गलत पड़ता है तो 25 लाख का बीमा नहीं मिलेगा, और अगर आपका वोट गलत पड़ता है तो आपको वो मोबाइल भी नहीं मिलेगा जो मोबाइल मिलने वाला था। इस विषय पे आप क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं? देखिए, केवल राजस्थान में ही नहीं,
70 वर्षों तक उनके अनुसार, गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी के अनुसार वोट सही पड़ते रहे, कांग्रेस और कांग्रेस की समर्थक पार्टियों की सरकार चलती रही। अगर सब कुछ सही होता तो आज कांग्रेस को ये सब बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। इतने वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही, दे देती ना फ्री सब कुछ, कर देती सब कुछ ठीक, आज हम होते ही नहीं। अगर सब कुछ ठीक होता तो हम होते ही नहीं, हम हैं, इसका अर्थ है कि कुछ भी ठीक नहीं था, इसलिए हम हैं। और जहां तक बटन दबा करके उसके अर्थ का विषय है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देना, सबको कोरोना से बचाना, सबको पीएम आवास योजना देना, उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर पहुंचाना, ये सब छोटी बातें हैं क्या? हिंदुस्तान का इतिहास बदल गया। हिंदुस्तान आज एक विश्व की शक्ति बनी हुई है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी का बौखलाना बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें कोई हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। संबित पात्रा जी नमस्कार, मैं महेश शर्मा। अभी आपने राजस्थान में महिला अत्याचार और बालिकाओं के साथ बलात्कार की बहुत सारी घटनाओं का कहा। राजस्थान कैबिनेट के एक मंत्री के पुत्र पे बलात्कार का आरोप लगा और उस पर एफआईआर में राजस्थान में जयपुर में दर्ज नहीं हुई और वो दिल्ली में करानी पड़ी। लेकिन साल भर हो गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस, हमारे जो गृह मंत्री हैं दिल्ली में, अमित शाह उनके अंडर में आती है, एक साल में भी चालान पेश नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस। क्या हम ये माने कि सांठगांठ है आप लोगों की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ, उनके मंत्रियों के साथ? क्योंकि क्यों नहीं हो पा रहा चालान एक साल में भी? बिल्कुल होगा जी। जिन्होंने दुष्कर्म किया है उनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, कानून का काम करने का अपना एक अवधि होता है, एक तरीका होता है। अगर अधिक समय लग रहा है, उसका अर्थ यह है कि हम विद्वेष की भावना से नहीं, हम बिल्कुल परख करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो बधाई दूंगा सरकार को कि कहीं भी रिवेंजफुल एटीट्यूड, जिसको वेंजेंस कहते हैं, वेंडेटा की राजनीति, ये तो कांग्रेस की अजीब दास्तां है। जल्दी करो तो बदला ले रहे हैं, बदले की राजनीति, देर से करो तो मिले हुए हैं जी, कुछ कर नहीं रहे हैं, करो तो मरो, ना करो तो मरो, समय पर होगा, मगर अभियुक्त को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने दुष्कर्म किया है सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। संबित पात्रा जी, कांग्रेस ये कह रही है, सवाल आपके ऊपर उन्होंने लगाया है कि राम या फिर काम। दूसरा सवाल कि बीजेपी के पास एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से विस्फोटक बयान निकलते हैं और विस्फोटक तरीके से वो किसी चुनाव को जीतने के लिए कोई भी हथकंडा या यूं कहें कि साम दाम दंड भेद कुछ भी उपयोग करके सत्ता में आ सकती है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम सिर्फ काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो मूल प्रश्न आपका है कि कांग्रेस पार्टी ने हमसे पूछा है कि राम या काम। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, राम का काम, जो राम है, राम का काम करने से ही राम राज्य आएगा। और राम का काम क्या है? राम का काम है प्रत्येक गरीब को रोटी, राम जी का काम है प्रत्येक महिला को न्याय, राम जी का काम है कोई भी बिना दवाई के ना सोए, जो अस्वस्थ है वो सुख लाभ करे, राम का काम है हर किसी को घर मिले। यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राम का काम कर रही है। मतलब मुझे तो आश्चर्य हुआ, कांग्रेस राम और काम को अलग अलग करके देख रही है, राम पे विश्वास ही नहीं कर रही है और कह रही है कि हम केवल काम को मानते हैं। जो राम को नहीं मानते वो काम को भी नहीं मानते। ये संबित पात्रा जी, मैं जगजाहिर अखबार से अरुण कुमार हूँ। मेरा सीधे से सवाल ये है आपसे, जो अभी आपने राजस्थान में महिलाओं के साथ जो हुआ उसके बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन जहाँ आप हर जगह जहाँ बीजेपी जारी करी कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ महिलाओं के साथ क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, तो राजस्थान के आंकड़े देखें, मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें, तो सिर्फ खाली आरोप लगाने और ये भी आपने सफाई पेश कर रहे हैं कि मैं वोट मांगने नहीं आ रहा हूँ। तो फिर इस वक्त तो वोट मांगने का ही है, तो सीधे सीधे क्या, यानी महिलाओं के प्रति कितना शुभचिंतक है आप या आपकी पार्टी? देखिए, मैंने आरंभ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का एक सुंदरता होता है। लोकतंत्र की सुंदरता है कि आप अपने विषय को सटीकता के साथ जनता के सामने दोनों पक्ष, हम भी रखेंगे वो भी रखेंगे। अन्य राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां महिला पे अत्याचार हुआ है, क्या हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं? कदाचित सपोर्ट नहीं कर सकते हैं।
क्या उनका अधिकार है हमसे प्रश्न पूछने का? बिल्कुल अधिकार है कांग्रेस पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े कर कर प्रश्न पूछे। क्या हमने उनको रोका है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप प्रश्न मत पूछे? हमने उनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रोका है कि आप हमसे प्रश्न मत पूछे। जो उनका दायित्व है, जो उनका अधिकार है, उन्होंने वो किया है। आज मैं राजस्थान में बैठा हूं, राजस्थान में भी चुनाव है, राजस्थान में भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, और जो आंकड़े बता रहे हैं कि सर्वाधिक अत्याचार भारतवर्ष में महिलाओं के ऊपर कहीं हुए हैं तो वो राजस्थान में हुए हैं। इस कारण से लोकतांत्रिक रूप से मैंने भी ये सवाल पूछा है, क्योंकि ये मेरा भी अधिकार है। उनका अधिकार उनका है, मेरा अधिकार मेरा है। यही सुंदरता भारतवर्ष का है। संबित जी, मेरा सवाल है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि चुनाव के दौरान वो गाय और बकरी और हिंदू मुस्लिम ये करती है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बकरी हमने कब किया? हमने तो कभी बकरी नहीं किया है। और हाँ, हम गाय, बिल्कुल हम गाय को पूजते भी हैं, गौ माता है हमारी। क्यों नहीं बात करें हम गाय के विषय में? क्यों बात न करें भगवान राम के विषय में? यही तो गड़बड़ी है कांग्रेस पार्टी की। इतने वर्षों तक जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को द्वैम दर्जे का नागरिक सोच रखा था, अचानक जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आई, जब भगवान राम की बात हुई और जब हिंदुस्तान को ये महसूस हुआ कि अरे हमारे आत्मा को मारने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी, तो ये अचानक से फैंसी ड्रेस कंपटीशन कांग्रेस पार्टी का शुरू हो गया। टोगा ओढ़ करके कोई कभी यज्ञ कर रहा है तो कोई कभी मंदिर जा रहा है। वही राहुल गांधी जो कहते थे जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, आजकल मंदिर जा रहे हैं। तो प्रश्न उनसे पूछिए। और हमने बकरी की बात कभी नहीं कही है। सर उमंग माथुर, नवतेज टीवी। सर आपने कहा कि वोट मांगने नहीं आए, लेकिन कांग्रेस के तमाम लीडर्स यही प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप राजस्थान में आ रही है, वोट मांगने आ रही है। दूरबीन से देखने में भी नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिख रहा है। दूसरा इसी में एडिशन है सर कि जो तमाम जो वेलफेयर की स्कीम है, जो कि कांग्रेस वाले दावा करते हैं, बार बार ये प्रचार कर रहे हैं, भले वो OPS हो, चिरंजीवी हो, मुफ्त गैस सिलेंडर हो, कि बीजेपी की गवर्नमेंट अगर बनेगी तो ये तमाम स्कीमें बंद कर देंगी। तो आप सोच लीजिए आपको किसकी सरकार बनानी। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी तो हमारी प्रचार तो करेगी नहीं। वो तो ये नहीं बोलेगी भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो लिखा है वाह वाह बहुत बढ़िया लिखा है, तो बोलेगी नहीं। तो जो सब बोल रही है वही उनको बोलना पड़ेगा। मगर जहाँ तक ये सवाल है कि हमारे सारे बड़े नेता यहाँ पर वोट मांगने, अरे हमारे पास बड़े नेता हैं तभी तो आएंगे। उनके पास तो 3 ही है, और 3 में से भी मेरे ख्याल से 1 तो आई ही नहीं है। अब ये गलती हमारी है क्या कि उनके पास बड़े नेता नहीं है और उसमें से भी मैडम नहीं आ रही है, केवल 2 बड़े नेता, वो भी भाई और बहन ही आ रहे हैं। ये गलती हमारी नहीं है। और सचिन पायलट को क्या बोला था? निकम्मा, नकारा, निकम्मा और नालायक, नालायक, निकम्मा, नकारा। तो उनके बड़े नेता, उनके घर में भी बड़े नेता नहीं है, और निकम्मा, नालायक और हैंडसम, इंग्लिश क्या क्या सब बोला था उनको। अब ये तो गलती हमारी नहीं है, ये गलती उनकी है। और दूरबीन लगाने से चेहरा किसका दिखता है? कांग्रेस पार्टी में दूरबीन लगाए बिना ही केवल एक परिवार का चेहरा दिखता है। आप बताइए ये अच्छा है या वो अच्छा है? आप खुद देखिए। पात्रा जी, कांग्रेस ये कहती है कि OBC की जनगणना कराने से बीजेपी को क्या दिक्कत है? नहीं, पहले तो ये जो OBC, मैं तो उनको कहता हूँ कि पहले वो अपना एक OBC प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करे। OBC के लिए क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये घोषित करे। आप देखिए आज जिस प्रकार से जो प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी का है, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने OBCs को लेकर किस प्रकार का अपमानजनक टिप्पणी पहले किया हुआ है। राहुल गांधी के उस बोल को देखिए जहां वो खुद पहले कह रहे हैं कि मैं जातिगत राजनीति पर विश्वास नहीं करता हूं और मैं इस प्रकार की बातें नहीं चाहता हूं। अभी वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहां भटकाने की जो कोशिश हो रही है। आज OBC का जो कमीशन है किसने बनाया है? OBC के हित के लिए काम कौन कर रही है? ये जनता जनार्दन जानती है।